वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग फार्माकोविजिलेंस रूल्स 2022 डिस्कस कर रहे थे। उसमें रूल नंबर 3 हमारे पास है नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। तो ड्रैप जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, वो बनाएगी नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर NPC, और उसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी करेगी अपने जो हेडक्वार्टर्स है इस्लामाबाद में, वहाँ पे। ठीक है, किस लिए बनाया जाएगा NPC? ताकि जो है फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ जितनी भी मुल्क भर में हो रही हैं उनको जो है प्रॉपर्ली देखा जा सके, किया जा सके, और जो प्रोविंशियल लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज़ लेवल पे जितने भी जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके, या इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके साथ जो है कोऑर्डिनेट किया जा सके, लाइक WHO या कोई भी इस तरह की इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो। NPC जो है वो फार्मेसी सर्विसेज डिवीज़न जो होगा ड्रैप का, उसके अंडर काम करेगी। डायरेक्टर जो होगा वो डिवीज़न ऑफ फार्मेसी सर्विसेज का, वो एज अ हेड काम करेगा NPC के। और उसके अलावा जो है तमाम टेक्निकल स्टाफ, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो भी रिक्वायर्ड है फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ के लिए, वो सब की सब मौजूद होनी चाहिए NPC में। इसके अलावा NPC जो है वो नेशनल डेटाबेस जो अपने पास रखेगा, और उससे जो है ना ऐसे प्रोसीजर और टूल्स बनाएगा कि भाई प्रॉपर जो है कलेक्ट कर सके डेटा को, उसको असेस कर सके और इन्वेस्टिगेट कर सके जो भी सेफ्टी इश्यूज़ से रिलेटेड डेटा हो उन सब के लिए। इसके अलावा नेशनल डेटाबेस जो भी होगा ना उसको जो है लिंक करेगा WHO के उपसला मॉनिटरिंग सेंटर WHO UMC जो है उसके साथ, और उसके अलावा जो है प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स जो है या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं उनके साथ भी जो है नेशनल डेटाबेस को लिंक करेंगे। इसके अलावा NPC जो है ना उसके पास ऑनलाइन साइंटिफिक लिटरेचर डेटाबेस की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, और दूसरे टूल्स जो कोडिंग वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के या ड्रग इंटरेक्शन वगैरह से रिलेटेड डेटा के लिए, तो उनकी सब्सक्रिप्शन NPC के पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो है दूसरे सॉफ्टवेयर या टूल्स जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रूल नंबर 4, फंक्शंस ऑफ NPC। तो फंक्शन क्या क्या होंगे NPC के? सबसे पहला तो वो जो है ना कलेक्ट करेगा या इवालुएट करेगा जो भी ADRs है या एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं। अब स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग हो या एक्टिव सर्विलेंस के थ्रू जो भी उन्हें डेटा मिला है वो सारा का सारा डेटा जो है कलेक्ट करेंगे और उसे इवालुएट करेंगे। इसके अलावा जो है फार्माकोविजिलेंस डेटा कलेक्ट करेंगे जो भी स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग का होगा रजिस्ट्रेशन होल्डर्स की जानिब से, प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स की जानिब से, और उसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स की जानिब से जो भी उनकी तरफ से डेटा होगा फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड वो सारा जो है वो कलेक्ट करेंगे, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या जो भी पेशेंट डायरेक्टली भी प्रोवाइड करेंगे वो सब डेटा जो है NPC कलेक्ट करेगी। इसके अलावा ऐसे जो है ना मेयर्स लेगी NPC के, भाई जो हमारे पास रिपोर्टिंग के लिए मिनिमम क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया गया है ना वो पूरा कर भी रहे हैं या नहीं। मतलब रिपोर्टिंग ADR के लिए जो हमने मिनिमम क्राइटेरिया बताया है वो मेट कर भी रहा है या नहीं। उसमें क्या क्या आ जाता है कि आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर जिसने रिपोर्ट किया वो आइडेंटिफाइबल है भी या नहीं, आइडेंटिफाइबल पेशेंट, इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा सस्पेक्टेड रिएक्शंस उसमें है भी या नहीं, या एक से ज़्यादा जो है थेराप्यूटिक गुड्स जिनकी वजह से ADR हो रहा है वो है भी या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है होना ज़रूरी है, मतलब वो मिनिमम क्राइटेरिया से मीट कर रहा है। इसके अलावा जो है मॉनिटर करेंगे डेटाबेस को ताकि डिटरमाइन किया जा सके कोई भी न्यू रिस्क, और वो रिस्क जो है ना वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है रिस्क बेनिफिट बैलेंस को। जो भी ड्रग का या थेराप्यूटिक गुड का रिस्क टू बेनिफिट रेशो होता है, उसका बैलेंस होता है, उसको वो रिस्क कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है वो भी जो है मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स या जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, पेशेंट या कंज्यूमर वगैरह हैं, उन सबको जो है ना इन्वॉल्व करेंगे कि वो जो है प्रॉपर फॉलोअप में भी इन्वॉल्व हो। जहाँ पे भी ये अगर इनकम्प्लीट ADR रिपोर्टिंग है तो उसमें जो है वो प्रॉपर फॉलोअप के अंदर इन्वॉल्व हों, जो भी जिसकी तरफ से भी वो रिपोर्टिंग होगी, चाहे फिर PPC की तरफ से हो, PHP की तरफ से हो या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ से। इसके अलावा कलेक्ट करेंगे और एनालाइज़ करेंगे रिपोर्ट्स जो भी इम्यूनाइजेशन
की वजह से एडवर्स इवेंट्स हो रहे जो रिपोर्ट किए गए हैं पीपीसी की जानिब से या पीएचपी की जानिब से या कोई भी रजिस्ट्रेशन होल्डर की जानिब से, तो वो भी सारा डाटा कलेक्ट और एनालाइज़ करेंगे इम्यूनाइजेशन की वजह से जो हो रहा होगा। इसके अलावा जो है यकीनी बनाएंगे कि कैजुअलिटी असेसमेंट जो है ना एडवर्स इवेंट की वो परफॉर्म की गई है, मतलब कितना जो है रिस्क है उस एडवर्स इवेंट की वजह से, वो प्रॉपर उसकी असेसमेंट करेंगे रिस्क की जहाँ भी पॉसिबल होगा। फिर उसके बाद जो है उसे रिपोर्ट को सेंड करेंगे WHO UMC जो अपसला मॉनिटरिंग सेंटर है WHO का, उसके बाद वहाँ पे वो सेंड करेंगे। इसमें जो है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का भी जो है ना मैकेनिज़्म डेवलप किया गया होगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया है, किस चीज़ को एक्सक्लूड किया है इस डेटा में। इसके अलावा पीरियडिकली इवाल्यूएट करेंगे जो भी डेटाबेस होगा न्यू सिग्नल्स के लिए, और फिर वो सिग्नल्स जो है ना वो PRAEC को सबमिट कराएंगे, और आगे जो है ना कोऑर्डिनेट करेंगे जो भी कंसर्न बोर्ड या कमेटी होगा कि भाई वो जो है इसके अगेंस्ट एक्शन ले, जो भी डिसीजन आती है PRAEC की उसके मुताबिक जो है एक्शन लिया जाए। इसके अलावा अप्रोप्रिएट मेयर्स लेंगे कि जो भी प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर हैं या PHPs हैं, रजिस्ट्रेशन होल्डर, पेशेंट्स हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो सब के सब जो है ना ADRs या एडवर्स इवेंट्स जो भी हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करें नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को, तो उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाएगा। इसके अलावा फैसिलिटेट करेंगे पेशेंट को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कि वो जो है ना रिपोर्टिंग कर सके, जो भी अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग फार्मेट्स है हार्ड फार्मेट्स के अलावा, मतलब रिपोर्टिंग फॉर्म्स जो भी है हार्ड फार्मेट में, उसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग फार्मेट्स हैं तो उनके थ्रू भी जो है पेशेंट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिपोर्टिंग कर सके, तो इसमें भी जो है NPC उन्हें फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा वो यकीनी बनाएंगे कि पब्लिक को जो है ना जितनी भी फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए, जो भी फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड कंसर्न है, रिस्क है, जो भी उस थेराप्यूटिक गुड से रिलेटेड, वो टाइमली मैनर में और किसी भी तरह से जो है पब्लिक तक पहुंचा दी जाए। फॉर एग्जांपल थेराप्यूटिक गुड सेफ्टी अलर्ट निकाल दी, इसके अलावा हेल्थ एडवाइजरी या न्यूज़लेटर निकाल दिया वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, या कोई और तरीका जो पब्लिकली अवेलेबल हो इन्फॉर्मेशन, तो उस तरह से जो है पब्लिक तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा यकीनी बनाएंगे कि रजिस्ट्रेशन होल्डर अगर कोई भी जो इस रूल में ज़िम्मेदारियां बताई गई हैं उनके साथ जो है कंप्लाई नहीं कर पाए, उनको फॉलो नहीं कर पाए, तो उसके अगेंस्ट जो है प्रॉपर रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा जो भी फार्माकोविजिलेंस रिस्क असेसमेंट एक्सपर्ट कमेटी बताएगी। इसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स के लिए, जो भी प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के हैं या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह के हैं, जो भी फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखे जाएंगे ताकि उन्हें जो है ना प्रॉपर रिपोर्टिंग ADRs की, एडवर्स इवेंट्स की बताई जा सके, और उसकी ट्रेनिंग के बाद वो जो है एडवर्स रिएक्शन इवेंट वगैरह को प्रॉपर नेशनल डेटाबेस में किस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट करेंगे प्रोविंसेस और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज़ हैं उनके साथ कि वहाँ पे जो है फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स बनाए जाए जो भी प्रोविंशियल लेवल पे है, हॉस्पिटल लेवल पे, और जो भी इस तरह के सेंटर्स बनेंगे प्रोविंशियल या डिफरेंट हॉस्पिटल लेवल्स पे, उनको जो है इंटीग्रेट करेंगे सेंट्रल डेटाबेस जो भी होगा नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर का उसके साथ। इसके अलावा जो है प्रॉपर मेयर्स लिए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए या कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जो भी फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स हैं नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के उन्हें जो है प्रॉपर डेटा कलेक्शन, कैजुअलिटी असेसमेंट, सिग्नल डिटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट वगैरह इन सब पर प्रॉपर ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाए। इसके अलावा गाइडलाइंस बनाएंगे फार्माकोविजिलेंस की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन होल्डर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, पेशेंट हैं, और ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो है ना वो प्लानिंग, कंडक्टिंग, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग ऑफ फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ के लिए होंगी कि किस तरह से फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, किस तरह से कंडक्ट करनी है, उनकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग वगैरह, तो उससे रिलेटेड पूरी जो है गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। इसके अलावा SOPs बनाए जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफरेंट फार्माकोविजिलेंस प्रोसेसेस के लिए। उसके अलावा जो है फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस इंस्पेक्शन जो है वो भी करेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं उनकी फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस जो हैं उनका इंस्पेक्शन भी NPC ही करेगी। इसके अलावा ADR या एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग फॉर्म डेवलप करेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, रजिस्ट्रेशन होल्डर्स या पेशेंट के लिए।
इसके अलावा कोलाबरेट करेंगे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे पीपीसी हमारे पास आ गया या पीएचपी है या रजिस्ट्रेशन होल्डर है, उन सब के साथ जो है कोलाबरेट करेंगे ताकि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराया जा सके कंट्री के अंदर। इसके अलावा एक मैकेनिज़्म बनाएंगे कम्युनिकेशन के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी एक्टिविटीज़ हैं फार्माकोविजिलेंस की, और फार्माकोविजिलेंस डेटा जो है वो सबमिट कराएंगे WHO के यूएमसी सेंटर में। इसके अलावा KULT असेसमेंट जो भी है उसको रिव्यू करेंगे फार्माकोविजिलेंस डेटा की, और उसको जो है प्रॉपर रिव्यू के बाद ही जो है आगे देंगे। जो भी पीपीसी की तरफ से या पीएचपी की तरफ से फार्माकोविजिलेंस डेटा आया है तो उसकी KULT असेसमेंट करेंगे। उसके अलावा कोऑर्डिनेटर्स नॉमिनेट करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, जो उनकी तरफ से जो है WHO, UMC या पीपीसी और PHP वगैरह जितनी भी हैं इनके साथ कम्युनिकेट करें। रूल नंबर 5, प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। हर प्रोविंस जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी जो है वो एक पीपीसी बनाएगी, और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो भी होगा उस मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो जो है पीपीसी बनाएंगे। तो किस लिए बनाई जाएगी? थेराप्यूटिक गुड सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए, और जो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ हैं प्रोविंस के अंदर या उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जा सकें। पीपीसी के पास जो है फुल टाइम टेक्निकल स्टाफ, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ सबकी सब मौजूद होनी चाहिए फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ के लिए। हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी जो है वो एक फोकल पर्सन नॉमिनेट करेगी, जो हेड भी हो सकता है या कोई और फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर हो सकता है उस पीपीसी का, ताकि वो जो है ना कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट कर सके नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ। इसके अलावा हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी जो है ना वो एक प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस कमेटी कंस्टिट्यूट करेगी, किस लिए कि वो इवालुएट कर सके जो भी रिस्क एसोसिएटेड है थेराप्यूटिक गुड से रिलेटेड। उसके अलावा KULT असेसमेंट कर सके थेराप्यूटिक गुड की, जो भी इस तरह के अगर उनके पास कोई सिग्नल आता है, और सिग्नल डिटेक्शन कर सके। फंक्शन क्या क्या है प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के? ये जो है डेवलप करेंगे एक रिपोर्टिंग सिस्टम, जो भी IDR की कलेक्शन के लिए होगा। हमारे पास नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर का जो रिपोर्टिंग सिस्टम था उससे जो है इनलाइन होगा वो इनका रिपोर्टिंग सिस्टम। इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से, जो भी उस प्रोविंस के अंदर आते होंगे या उस एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के अंदर आते होंगे। इसके अलावा थेराप्यूटिक गुड सेल पॉइंट्स जितनी भी हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स कही थी फार्मेसी वगैरह या जो हमारे पास मेडिकल स्टोर है, उनसे जो है फार्माकोविजिलेंस डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट करेंगे हॉस्पिटल्स के साथ, और उनसे जो है फार्माकोविजिलेंस डेटा कलेक्ट करेंगे जितने भी हॉस्पिटल के सेंटर्स होंगे फार्माकोविजिलेंस। इसके अलावा KULT असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स जो भी सबमिट की गई होंगी पीपीसी को, और उसके बाद जो है ना रिव्यू करेंगे KULT असेसमेंट जो भी ADR रिपोर्ट्स कलेक्ट की गई हैं। फिर उन्हें प्रॉपर रिव्यू करने के बाद, असेस करने के बाद, फिर जो है उन्हें सबमिट करेंगे सेम NPC को, जो हमारे पास नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है। इसके अलावा रिपोर्ट करेंगे NPC को जितने भी सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो विदिन 15 कैलेंडर डेज़, मतलब आज अगर रिपोर्ट मिलती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें जो है नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को वो सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट्स या एडवर्स रिएक्शन बताने हैं। इसके अलावा नॉन सीरियस जो ADRs होंगे उनकी रिपोर्ट जो है NPC को मंथली बेसिस पे सबमिट कराएंगे। इसके अलावा अवेयरनेस सेशन, कैंपेन्स वगैरह वो सब अरेंज करेंगे, या जो है दूसरे इसी तरह के नेसेसरी मेयर्स लेंगे ताकि जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पेशेंट, उन सब को जो है सेंसिटाइज़ किया जाए कि वो जो है ना फ़ौरन से रिपोर्टिंग कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करें प्रोविंस के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के अंदर। मतलब कोई भी इस तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है तो वो फ़ौरन से जो है उसे आगे रिपोर्ट करें। फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग अरेंज करेंगे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के लिए जो भी प्रोविंस के होंगे, और उनकी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके अलावा थेराप्यूटिक गुड सेफ्टी अलर्ट्स जो है वो इशू करेंगे प्रोविंस के अंदर या टेरिटरी के अंदर जहाँ भी वो कमेटी बनाई गई है, और फिर उसको जो है ना जो भी उस सेफ्टी अलर्ट की डिटेल्स होंगी वो सबमिट करेंगे NPC को, उसकी डिटेल्स अलर्ट की विदिन 3 डेज़। मतलब आज अगर सेफ्टी निकाली है तो विदिन 3 डेज़ के अंदर उन्हें सबमिट करानी है वो NPC को। इसके अलावा पार्टिसिपेट करेंगे जो भी हमारे पास फार्माकोविजिलेंस रिस्क असेसमेंट जो एक्सपर्ट कमेटी है, अगर उसकी कोई मीटिंग होती है और NPC जो है
वो पीपीसी को भी बुलाते हैं, तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा कोई और फंक्शन अगर बताया जाए एनपीसी की जानिब से तो वो भी परफॉर्म करेंगे। और कोई और इन्फॉर्मेशन या वर्क जो है अगर एनपीसी के साथ कोऑर्डिनेशन में करना है, जो भी फार्माकोविजिलेंस मैटर्स से रिलेटेड है, इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, तो वो भी जो है करेंगे प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर वाले भी। रूल नंबर 6 हमारे पास है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर। अब जो भी फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है कंट्री के अंदर, तो उसकी प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स होने चाहिए। अब फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर जो है उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है, फार्म डी हो, बी फार्म हो या एमबीबीएस हो, तो इनमें से कोई भी उसकी जो है क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और अगर एनपीसी में फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर आ रहा है तो वो जो है ड्रैप नॉमिनेट करेगा, ठीक है, नोटिफाई उसको जो है ड्रैप करेगा। इसके अलावा अगर रेस्पेक्टिव हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो भी प्रोविंस का होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी का होगा, वो किस केस में जो है नोटिफाई करेगा, अगर पीपीसी का हो, मतलब प्रोविंशियल लेवल पे अगर फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर है या किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल का है, तो उस केस में वहाँ का जो रेस्पेक्टिव हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उस प्रोविंस का है, वो जो है नोटिफाई करेगा। इस्लामाबाद का केस अगर देखें तो इस्लामाबाद के केस में जो है ना, नोटिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जो भी है वो इशू करेंगे। इसके अलावा अगर किसी जो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर है, तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम वाले खुद नोटिफाई करेंगे। कोई अगर ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफाई करेगी। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं तो उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नोटिफाई करेगी। फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी हमारे पास फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करा सके कंट्री के अंदर, नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी जो उसकी है वहाँ पे, या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है कोई उसके अंदर, या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं तो उनके अंदर जहाँ भी उसकी जो है ड्यूटीज़ में असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे जो है इफ़ेक्टिवली इन फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कराए। इसके अलावा जो है ये फंक्शंस होंगे फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर के एनपीसी लेवल पे, वो जो है कलेक्ट करेगा, फॉलो अप, उसके अलावा वैलिडेशन, असेसमेंट, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं एडवर्स इवेंट्स से रिलेटेड, ठीक है, वो ग्रुप के अंदर या टीम बना के फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स जो हैं वो उनको प्रॉपर जो है सारा डेटा रिपोर्ट्स को कलेक्ट करेंगे, उनका फॉलो अप लेंगे, उनकी वैलिडेशन करेंगे और असेसमेंट करेंगे रिपोर्ट्स की। फिर उसके बाद जो है ना कैजुअलिटी असेसमेंट भी की जाएगी एडवर्स इवेंट्स की। इसके अलावा इनिशियल सिग्नल डिटेक्शन जो भी है ग्रुप के अंदर या टीम के अंदर, ये भी की जाएगी फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स की जानिब से। और इसके अलावा रिस्क मिनिमाइजेशन मेयर्स जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। इसके अलावा थेरापेटिक गुड सेफ्टी अलर्ट्स प्रोसेस करेंगे फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन करेंगे WHO UMC जो है, उसके अलावा प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं या रजिस्ट्रेशन होल्डर है तो उनके साथ भी जो है कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करना भी फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर का काम है एट एनपीसी लेवल जो भी है। इसके अलावा जो हमारे पास पीपीसी लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पर फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होंगे। सबसे पहला तो उनका जो है कलेक्शन, फॉलो अप, वैलिडेशन और असेसमेंट ऑफ रिपोर्ट्स जो भी एडवर्स इवेंट से रिलेटेड है, और उनकी कैजुअलिटी असेसमेंट करना, ये सब आ जाता है सेम। फिर उसके बाद इनिशियल सिग्नल डिटेक्शन जो भी है वो करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे, रिस्क मिनिमाइजेशन मेयर्स की आगे। उसके अलावा थेरापेटिक गुड सेफ्टी अलर्ट्स निकालेंगे प्रोविंस के अंदर, और कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करेंगे एनपीसी के साथ, या इसके अलावा पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स जो भी हैं प्रोविंस के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के अंदर, ठीक है। अब ये फोर्थ पॉइंट इनमें चेंज है कि वो जो है WHO और UMC लेवल पे कर रहे थे, जबकि ये जो है सिर्फ कोऑर्डिनेट करेंगे एनपीसी के साथ, और जो भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स होंगे उस प्रोविंस या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के अंदर, वहीं पे जो है ये कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर जो भी सेकेंडरी या टर्शियरी केयर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर है, वो जो है कलेक्शन, उसके अलावा कंप्लीटनेस देखेंगे, फॉलो अप देखेंगे, कैजुअलिटी असेसमेंट और रिपोर्टिंग जो भी है एडवर्स इवेंट की, ADRs की, ये सब चीज़ें देख रहे होंगे। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के जो भी फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स हैं वो भी जो है कलेक्शन, कंप्लीटनेस,
फॉलो अप कैजुअलिटी असेसमेंट, उसके अलावा एडीआर रिपोर्टिंग एडवर्स इवेंट की या जो एडवर्स इवेंट इम्यूनाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो उन सब चीज़ों की जो है प्रॉपर कलेक्शन कंप्लीटनेस देखेंगे, फॉलो अप कैजुअलिटी असेसमेंट वगैरह सब चीज़ें की जाएंगी। और उसके अलावा ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो भी हैं या कोहार्ट इवेंट मॉनिटरिंग वगैरह में। रूल नंबर 7 हमारे पास है फार्माको विजिलेंस एक्टिविटी इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स या PHPs। हर PHP जो है ना वो इस्टेब्लिश करेगा एक फार्माको विजिलेंस सेंटर नेशनल लेवल पे, ठीक है, और उसको वो इंटीग्रेट करेगा प्रोविंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज़ के साथ। मतलब उनकी एक नेशनल लेवल पे भी बनेगा जो भी फार्माको विजिलेंस सेंटर होगा PHP का, फिर उनके जो है प्रोविंशियल लेवल पे भी होंगे और उनके साथ वो उनको इंटीग्रेट करेगा नेशनल लेवल वाले को। PHP उसके अलावा जो है नॉमिनेट करेगा फोकल पर्सन जो भी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन करेगा NPC के साथ, और उसके अलावा जो भी प्रोविंशियल चैप्टर होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज़ में जो भी फार्माको विजिलेंस एक्टिविटीज़ हो रही होंगी PHP की, तो उनके साथ वो कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करेगा। इसके अलावा प्रॉपर और फुल टाइम फार्माको विजिलेंस ऑफिसर जो है ना वो नोटिफाई किए जाए नेशनल, प्रोविंशियल या साइट लेवल्स पे, मतलब तीनों जगह नेशनल लेवल पे भी फार्माको विजिलेंस ऑफिसर इनके होंगे, प्रोविंशियल लेवल्स पे भी, और उसके अलावा साइट लेवल पे भी जहाँ पे मतलब प्रोग्राम्स वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा PHP जो है ना वो एक एक्सपर्ट सेफ्टी रिव्यू पैनल ESRP बनाएंगे नेशनल लेवल पे। वो जो है ना कंप्राइज करेगा फार्मासिस्ट, फिजिशियन, डिजीज़ एक्सपर्ट्स होंगे, और उसके अलावा जो है ना कोई और मेंबर भी हो सकता है जिसकी नीड हो। ESRP करेगी क्या? ESRP जो है ना वो ड्रग या जो थेराप्यूटिक गुड हैं उनकी सेफ्टी मॉनिटरिंग, रिव्यू, कैजुअलिटी असेसमेंट की जो भी रिव्यू है वो ADR से रिलेटेड या एडवर्स इवेंट जो इम्यूनाइजेशन की वजह से हो रहा है ये सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके अलावा सिग्नल डिटेक्शन कर रहे होंगे, और वो जो है ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश करेंगे फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए और कोहार्ट इवेंट मॉनिटरिंग के लिए। PHP जो है ना वो डेवलप करेगी एक ऐसा सिस्टम एक्टिव सर्विलेंस का जो भी सब न्यू ड्रग्स हैं या दूसरी ड्रग्स जो उस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में यूज़ की जा रही हैं और वो एसोसिएट करती हैं रिस्क के साथ, मतलब प्रायोरिटी ड्रग्स हैं उनके साथ जो है ना रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनके लिए जो है प्रॉपर एक्टिव सर्विलेंस के लिए प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा या सिस्टम डेवलप किया जाएगा PHP की जानिब से। इसके अलावा PHP जो है ना वो कंडक्ट करेगी और अरेंज करेगी स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो भी फार्माको विजिलेंस ऑफिसर्स हैं या दूसरा स्टाफ इन्वॉल्व हो रहा है फार्माको विजिलेंस एक्टिविटीज़ में, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स अरेंज की जाएंगी। कौन कौन सा फार्माको विजिलेंस स्टाफ, जैसे डेटा कलेक्शन के लिए, कैजुअलिटी असेसमेंट के लिए, एक्टिव सर्विलेंस, रिस्क मिनिमाइजेशन, कोहार्ट इवेंट मॉनिटरिंग या फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, इन सब में जो है ना जो भी स्टाफ इन्वॉल्व हो रहा है तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी। इसके अलावा PHP जो है ना वो ऑर्गेनाइज करेगी अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल मटेरियल डेवलप करेगी पेशेंट्स के लिए, ताकि और उसके अलावा जो है ना पेशेंट्स को फैसिलिटेट करेगी कि वो प्रॉपर जो है ना रिपोर्टिंग करें प्रिस्क्राइबर्स को। इसके अलावा PHP जो है वो अपनी जो भी फार्माको विजिलेंस डेटा होगा वो NPC को सबमिट करेगी। अब जो भी नॉन सीरियस एडवर्स इवेंट या ADRs एडवर्स इवेंट्स इम्यूनाइजेशन की वजह से होंगे वो मंथली बेसिस पे सबमिट किए जाएंगे, जबकि सीरियस एडवर्स इवेंट्स ADRs या AEFIs जो भी होंगे वो विदिन 15 डेज़ के अंदर सबमिट किए जाएंगे NPC को। रूल नंबर 8 हमारे पास है फार्माको विजिलेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल। हर जो सेकेंडरी या टर्शियरी केयर पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर एक फार्माको विजिलेंस सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, जो भी उस रेस्पेक्टिव प्रोविंस का या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी का है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल की, ठीक है, उसमें एटलीस्ट जो है एक फार्माको विजिलेंस ऑफिसर नोटिफाई किया जाएगा हर 200 बेड हॉस्पिटल के ऊपर, मतलब 200 बेड हॉस्पिटल के ऊपर एटलीस्ट एक तो जो है ना फार्माको विजिलेंस ऑफिसर होना चाहिए। इसके अलावा नंबर जो है फार्माको विजिलेंस ऑफिसर का वो इंक्रीज़ किया जा सकता है हॉस्पिटल की साइज़ की बेसिस पे, मतलब नंबर ऑफ़ बेड्स की बेसिस पे। इसके अलावा फार्माको विजिलेंस कमेटी जो है ना वो जो है कंस्टिट्यूट करेगी हॉस्पिटल के अंदर, एटलीस्ट जो है कंप्राइज कर रही होगी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, उसके अलावा फिजिशियन और नर्स, मतलब ये सब के सब होंगे जो फार्माको विजिलेंस कमेटी का हिस्सा होंगे। हॉस्पिटल के अंदर जो फार्माको विजिलेंस कमेटी बनाई जाएगी मेडिकल स्पेशलिस्ट के अलावा फार्मासिस्ट होगा, फिजिशियन होगा और नर्स होगी। कमेटी जो है ना उसके अलावा कोई डिजीज़ एक्सपर्ट भी ले सकती है हॉस्पिटल का बेस ऑन केस के भाई ये हमारे पास कोई स्पेशल केस है, जैसे अगर कोई TB से रिलेटेड प्रोग्राम है
तो टीबी के जो भी एक्सपर्ट होंगे वो उनको भी ले सकते हैं अपने साथ। इसके अलावा इस कमेटी का पर्पज़ क्या होगा कि वो जो है ना ड्रग या थेराप्यूटिक गुड की सेफ्टी मॉनिटरिंग करें और उसकी जो है कैजुअलिटी असेसमेंट करें जो भी एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा ये कमेटी जो है वो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग ट्रेंड्स को डेवलप करेगी और इस तरह का कल्चर जो है ना हॉस्पिटल के अंदर डेवलप करेगी कि जो भी एडवर्स इवेंट्स या इस तरह के एडवर्स इफेक्ट आते हैं उनकी जो है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेडिकल स्टूडेंट और पेशेंट को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे के उनके थ्रू जो है इस तरह का रिपोर्टिंग ट्रेंड डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा सेकेंडरी और टर्शरी केयर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जो है ना वो पीपीसी को सबमिट करेंगे फार्माकोविजिलेंस डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पीपीसी को सबमिट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि सेकेंडरी और टर्शरी केयर जो भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो अपना डेटा प्रोविंशियल लेवल पे सबमिट करेंगे फार्माकोविजिलेंस डेटा जो भी होगा। और फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है। नॉन सीरियस एडवर्स इवेंट्स या आईडीआर जो हैं वो मंथली बेसिस पे किए जाएंगे, जबकि सीरियस एडवर्स इवेंट या आईडीआर जो है वो विदिन 15 डेज़ के अंदर सबमिट किए जाएंगे। रूल नंबर 9 हमारे पास है फार्माकोविजिलेंस रिस्क असेसमेंट एक्सपर्ट कमेटी PRAEC। ड्रैप नोटिफाई करेगी PRAEC के बारे में। किस लिए होगी ये PRAEC? रिस्क मैनेजमेंट जो भी थेराप्यूटिक गुड से रिलेटेड है, मतलब उसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट जो है उन्हें देखा जा सके। सिग्नल डिटेक्शन आ जाती है इसमें, कैजुअलिटी असेसमेंट, रिस्क मिनिमाइजेशन, कम्युनिकेशन जो भी रिलेटेड होगी रिस्क एडवर्स इफ़ेक्ट्स की वजह से या एडवर्स इवेंट की वजह से उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना और जो है ना पीरियडिक रिपोर्ट्स की इवैल्यूएशन करना, इन सब के लिए जो है PRAEC बनाई जाएगी। PRAEC क्या यकीनी बनाएगी कि जो है ना जो भी थेराप्यूटिक गुड से रिलेटेड रिस्क है उन्हें जो है डिटेक्ट किया जाए जितना जल्द से जल्द हो सके और फिर उनके अगेंस्ट जो है प्रॉपर स्टेप्स लिए जा सके ताकि रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके और अपनी जो है ना रिकमेंडेशन दे सके कंसर्न बोर्ड या कमेटी को कि जो है उस पर फर्दर रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सके जो भी रिस्क आई है। PRAEC कौन कौन से मेंबर होंगे उसमें? सबसे पहला चेयरमैन जो है वो नोटिफाई किया जाएगा ड्रैप की जानिब से। वो जो है कितने टाइम तक के लिए होगा? 3 साल तक के लिए, मतलब जो टोटल कमेटी का टेन्योर है उसके लिए जो है चेयरमैन नॉमिनेट किया जाएगा। जो भी हमारे पास PRAEC के मेंबर्स हैं उनमें से ही नॉमिनेट करेगा ड्रैप एक चेयरमैन। इसके अलावा को चेयर, ये जो है डायरेक्टर होगा, जो भी हमारे पास डिवीज़न ऑफ फार्मेसी सर्विसेज है उसका डायरेक्टर होगा और ये जो है एक्स ऑफिशियो को चेयर होगा। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर ये जो है मेंबर सेक्रेटरी होगा। ठीक है, ये भी डिवीज़न ऑफ फार्मेसी सर्विसेज से होगा या जो है फार्माकोविजिलेंस, ये जो है नॉमिनेट किया जाएगा अथॉरिटी की जानिब से और ये जो है एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा। एक प्रोफेसर फार्मेसी प्रैक्टिस का जो ड्रैप की जानिब से नॉमिनेट किया जाएगा। अब तकरीबन जो भी आ रहे हैं ये सब के सब मेंबर आएंगे। इसके अलावा बेसिक फार्माकोलॉजी का एक्सपर्ट होगा जिसका एटलीस्ट 10 साल का जो है एक्सपीरियंस हो, ये भी ड्रैप की जानिब से नॉमिनेट किया जाएगा। एक्सपर्ट होगा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का जिसका 10 साल एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो, ये भी ड्रैप की जानिब से नॉमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट होगा क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा जिसका एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल के अंदर, ये भी ड्रैप की तरफ से जो है नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट होगा मेडिसिन का या मेडिकल स्पेशलिस्ट जिसका 10 साल एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल के अंदर, वो भी ड्रैप नॉमिनेट करेगी उसे। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी या फार्माको एपिडेमियोलॉजी एक्सपर्ट होगा जिसका 10 साल एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो, वो भी ड्रैप की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक मेडिसिन का एक्सपर्ट होगा एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस के साथ, ड्रैप की तरफ से नॉमिनेट होगा। फार्माकोविजिलेंस एक्सपर्ट होगा एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस के साथ, जिसको जो एक्सपीरियंस हो गया वो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता हो, ये भी ड्रैप की तरफ से नॉमिनेट होगा। इसके अलावा एक्सपर्ट होगा क्लिनिकल ट्रायल या ड्रग रिसर्च से रिलेटेड जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भी ड्रैप की तरफ से नॉमिनेट होगा। एक्सपर्ट होगा इसके अलावा बायोलॉजिकल्स, उनका भी जो है 10 साल एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपर्ट बायोस्टैटिस्टिक्स, उसका भी जो है एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस हो और वो भी जो है नॉमिनेट किया जाएगा ड्रैप की जानिब से। मेंबर जितने भी हैं PRAEC के अदर देन एक्स ऑफिशियो, वो जो है ना 3 साल के लिए ऑफिस का पार्ट होंगे और रीनॉमिनेशन के लिए एलिजिबल है, मतलब उन्हें एक बार अगर 3 साल उनका टेन्योर पूरा हो जाता है दोबारा रीनॉमिनेट किया जा सकता है। कमेटी जो है इसके अलावा एक्सपर्ट किसी भी स्पेशलिटी के स्पेसिफिक मीटिंग के लिए ले सकती हैं, उनके कोई स्पेसिफिक केस उन्हें असेस करना है उसके लिए एक्सपर्ट ले सकते हैं किसी भी स्पेशलिटी के। इसके अलावा मीटिंग जो है PRAEC की वो जो है जब भी कमेटी चाहेगी तब हो सकती है या जो है क्वार्टरली बेसिस पे होगी, ताकि जो है
है रिस्क को डिटेक्ट किया जा सके जो भी थेराप्यूटिक गुड्स की वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी है PRAEC का, वो जो है कोऑर्डिनेट कर सकता है चेयरमैन के साथ। फिर वो किसी भी वक्त जो है ना मीटिंग कॉल कर सकता है, अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैटर है या इमरजेंसी है तो उसको जो है डिस्कस करने के लिए चेयरमैन जो है मीटिंग किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इस तरह की रिस्क आती है कि भाई थेराप्यूटिक गुड की वजह से जो है ना कोई ऐसी रिस्क आई है जिसका मेजर इम्पैक्ट है पब्लिक हेल्थ पे, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे पब्लिक हेल्थ उससे इफ़ेक्ट हो सकती है, या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, तो मीटिंग जो है वो विदिन 24 आवर्स भी कॉल की जा सकती है किसी भी तरह, और ताकि जो है ना इनिशियल असेसमेंट की जा सके उस रिस्क की, और उसकी जो है मिनिमाइजेशन के लिए प्रॉपर एक्शन लिया जा सके रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि जो है पब्लिक को प्रिवेंट किया जा सके उस हार्म से। अगर चेयरमैन एब्सेंट होगा तो उसकी एब्सेंस में जो है को चेयर वो मीटिंग को प्रिजाइड करेंगे, और मीटिंग के लिए जो है ना एटलीस्ट 1/3 लोग मौजूद होने चाहिए, मतलब जो भी कमेटी के 1/3 हैं टोटल मेंबर्स वो मौजूद होने चाहिए मीटिंग के लिए। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फंक्शन ऑफ PRAEC से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर दें या मुझे जो है व्हाट्सएप कर दें।